बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। और प्रीवियस क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो ये था जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस ऑन ईच ऑफ द टू सिमिलर स्पेयर्स। ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये छठा न्यूमेरिकल था। अब हम सातवां न्यूमेरिकल करेंगे। और उस ये वाला और इससे जो पहले वाला न्यूमेरिकल था यानी 5 और 6 के हवाले से मैंने कहा था कि ये तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 5 और 6 की तरह देख लिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी और अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, सातवां। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसको हमने सॉल्व करना है जी। ये बिल्कुल एक पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया था, ये बिल्कुल उसी तर्ज का न्यूमेरिकल है। ठीक है, याद होगा आपको, एक न्यूमेरिकल हमने इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल हमने किया था जिसमें हमसे कहा गया था कि दो हमारे पास बॉल्स हैं जिनको हमने दो अलग अलग सिल्क के धागों से जोड़ा हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, और ये दोनों धागे एक ही पॉइंट पर जाके फिक्स हो रहे थे। याद है ना आपको ये न्यूमेरिकल? तो दो बॉल्स थी, दो सिमिलर स्फेयर थे, दोनों का मास हमें दिया हुआ था। और ये जो थ्रेड है इसकी हमें लेंथ भी दी हुई थी, इस थ्रेड की लंबाई दी हुई थी। और ये दोनों जो पेंडुलम बन गए एक लिहाज से, ये दोनों एक ही पॉइंट पर फिक्स होते हैं। फिर हम इन पे सेम चार्ज डालते हैं, फिर हम इन दोनों पर सेम चार्ज डालते हैं, यानी इस पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, इस पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज डाला, तो ये रिपल करता है। रिपल करके एक खास डिस्टेंस पे आके, जो कि शायद हमें दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है कितना, ये आगे रुक जाता है। ठीक है जी, ये वाला सवाल था आपके पास। तो आपको बताना था कि ये चार्ज इसमें कितना है। तकरीबन बिल्कुल इसी तरह का ये सिमिलर सिमिलर सा न्यूमेरिकल है, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इसमें जो फोर्स वाला मामला है वो इसी न्यूमेरिकल का है। तो चलें जी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कह क्या रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। इसमें हमसे ये कह रहे हैं, अ स्मॉल स्फेयर ऑफ वेट 5 × 10⁻³ is suspended by a silk thread 50 mm long। आपसे कह रहे हैं जी, एक स्मॉल सा स्फेयर है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 5 × 10⁻³ इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है एक सिल्क थ्रेड की मदद से। और उस सिल्क थ्रेड की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आपको दी हुई है जी 50 mm लॉन्ग। तो ये हमारे पास हो गया जी वेट ऑफ द स्फेयर, और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास उस सिल्क की लेंथ हो गई। तो पहले इन दो चीजों को हम लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास वेट हो गया, डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है, 5 × 10⁻³ ये वेट हमें दिया हुआ है जी। स्फेयर का भी डायग्राम बनाते हैं, और साथ साथ हमें लेंथ ऑफ स्फेयर दी हुई है जी, सॉरी लेंथ ऑफ थ्रेड हमें दिया हुआ है 50 mm। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ मामला है जी कि आपके पास ये एक ऐसा थ्रेड है और ये आपने एक स्फेयर बांधा हुआ है। ठीक है जी, इसका वेट आपको दिया हुआ है और इस थ्रेड की जो लेंथ है ये आपको दी हुई है। आगे क्या कहते हैं, इट इज अटैच टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ट शीट प्लेन। एक बड़ी सी चार्ट शीट की प्लेन है, ये वही है जी गॉस लॉ के अंदर हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन में नहीं आता, प्लेन चार्ट शीट, पतली सी थिन चार्ट शीट। ये वही है, यानी एक कागज का टुकड़ा, एक पतली सी प्लेन सी चार्ट शीट जिसमें एक ही जैसा चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज लगा लेते हैं इस पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और ये थ्रेड जो है ये इसी से ही कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये ऐसे कनेक्ट हुआ हुआ है। When a charge of 6 × 10⁸ column is placed on the ball, the thread make an angle 30 with the vertical। जब आप इस बॉल में चार्ज डालते हो, कितना ही आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डाला है हमने, वैल्यू भी आप देख लें +6 है। तो अब ये रिपल करेगा और एक एंगल बन जाएगा। तो अब हम इसको डायग्राम में जरा कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको जरा, अरे मैंने डेटा मिटा दिया, चलो खैर है जी, दोबारा लिख लेंगे। तो अब हम इसको डायग्राम में जरा कन्वर्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। हमसे कहा गया कि जी ये एक प्लेन चार्ज शीट है, ये मैंने एक प्लेन सी चार्ज शीट ले ली, और एक हमने जो है वो एक सिल्क थ्रेड इसके एक पॉइंट से जोड़ा हुआ है। अभी मैं जोड़ देता हूँ जी, ये एक सिल्क थ्रेड आपने जोड़ा हुआ है
एक मिनट रुकिएगा था, ये ड्रॉ पता है ना आपको जिद पड़ जाती है। अब मैं ड्रॉ सही करूंगा। चले बार सपोज कर लें कनेक्ट हुआ है, ठीक है, चले मैं कर ही देता हूँ ना यहाँ पे कनेक्ट। ये कनेक्ट हुआ है और इसके यहाँ सिरे पे आपने एक बॉल लगाई थी, ये वो स्फेयर है जी, स्मॉल स्फेयर, ठीक है, ये आपके पास स्फेयर हो गया और आपने इसको ये धागे से जोड़ा हुआ है। ये आपके पास प्लेन चार्ज शीट हो गई और आपने जब इस पर चार्ज डाला तो ये रिपल कर रहा है। ये सारी बातें लिखी हुई है जी, ठीक है। तो इस पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो चार्ज शीट है इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, तो अब हमें बॉल का भी पॉजिटिव चार्ज रखना होगा ताकि ये रिपल करें। रिपल करेंगे तभी तो एंगल बनेगा, ठीक है जी। तो हमें इसका वेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें एंगल बता दिया, एंगल विद द वर्टिकल। अच्छा, वर्टिकल का मतलब है लंबाई में, तो ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला आपको दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी लंबाई में उसका एंगल जो है वो ये वाला। हॉरिजॉन्टल बोलते तो आप कहते जी कि ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल का बस ख्याल रखना है जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर हमने इस चार्ज को, जैसे हमने इस स्फेयर में चार्ज डाला, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये देख ले, पढ़ लेता हूँ मैं दोबारा। अ स्मॉल स्फेयर जिसका वेट है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन, इसको आपने सस्पेंड किया हुआ है एक सिल्क थ्रेड पे और उस सिल्क थ्रेड की लंबाई जो है वो कितनी है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग। फिर आपने इसको अटैच किया हुआ है एक पॉइंट पर, जो कि किस पर है, एक चार्ज शीट पर। जब आप चार्ज डालते हैं 6 × 10⁻⁸ कॉलम बॉल पर, तो ये थ्रेड जो है ये एंगल बनाता है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन, आपको ये चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा कहते हैं ना, ये मालूम करना है। तो चले जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो आई होप डायग्राम तो आपके समझ में आ गई होगी। अब हम जरा डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, ये वेट होगा, W से इसको हम डिनोट करेंगे। वेट ऑफ द स्फेयर हमें दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। उसके बाद ये 50 मिलीमीटर लॉन्ग, ये हमारे सिल्क की लंबाई है, ये है जी L, ये तो ये लेंथ के नाम से लिख देते हैं हम, L इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जी, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा जाता है, तो ये मीटर में आ गया। वही बात है, डिवाइडेड बाय 1000 करें या 10⁻³ एक ही बात है। तो हमने लेंथ ऑफ थ्रेड भी लिख दिया। उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं जी, ये हमारे पास चार्ज है 6 × 10⁸ तो हमारे पास चार्ज कितना है जी, बॉल पे हमने कितना चार्ज डाला है, 6 × 10⁻⁸ कॉलम। और जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है हमारा, ये रहा जी 30 डिग्री। अच्छा, अब हमें तो एंगल ये वाला चाहिए होता है, ये वाला हमें चाहिए होता है, इसको हम कहेंगे थीटा, ठीक है जी। इसके लिए अब चलें अपनी पूरी डायग्राम करते हैं जी, ये पूरे को ट्रायंगल को बना देते हैं। हमें ये वाला एंगल चाहिए होता है क्योंकि हम फोर्सेस को देखेंगे तो वो स्फेयर की फोर्सेस को देखेंगे, उसमें हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो अब हमें पता है जी ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है वो 90 का होगा, तो बाकी दो एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे, है ना। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के होते हैं, तब उसमें से ये वाला एंगल आप निकाल दो, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के। तो थीटा चाहिए, आप क्या करेंगे जी, 90 में से आप वो वर्टिकल एंगल माइनस कर दें 30, तो नीचे वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो ये वाला 30 डिग्री का, ये वाला 60 का, ये वाला 90 का, होगा ट्रायंगल के पूरे 180 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। तो ये डेटा है हमारे पास और हमें मालूम क्या करना है, चार्ज डेंसिटी मालूम करनी है। चार्ज डेंसिटी को हम क्यू से सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा हमें जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो हमें मालूम करनी है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। हमारे पास वेट दिया हुआ है स्फेयर का, हमें सिल्क थ्रेड की लंबाई दी हुई है, बॉल पे जो चार्ज डाला है हमने वो चार्ज हमें दिया हुआ है। एंगल हमें नहीं दिया हुआ था, एंगल हमें गलत जगह का दिया हुआ था, हमें वर्टिकल एंगल दिया हुआ था, हालांकि हमें हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए, तो वो तो हमने 90 में से माइनस करके निकाल लिया। चार्ज डेंसिटी अब हमें चाहिए जी। चार्ज डेंसिटी, अगर आपको ये प्लेन चार्ज शीट की चार्ज डेंसिटी याद हो तो हमने गॉस लॉ के जरिए ये जो प्लेन चार्ज शीट्स होती हैं इसकी चार्ज डेंसिटी या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेन चार्ज शीट होती है इस पर हमने
गॉस लॉ अप्लाई करके ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब इसके लिए आपको सिग्मा चाहिए जिस सवाल में, तो सिग्मा मालूम करने के लिए आपको एप्सिलॉन नॉट पता होना चाहिए, वो तो आपके पास फिक्स वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इंटेंसिटी चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, इंटेंसिटी। पहले आपको इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी मिल जाएगी तो आप इस फॉर्मूले को लगा लेंगे। मैं चार्ज उसकी एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास चार्ज शीट्स जो होती हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें से अगर मैं सिग्मा बनाऊं तो सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा था, इसको इधर लेके गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला बनता है मेरे पास चार्ज डेंसिटी का। अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। अब इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन एक फॉर्मूला हमारे पास ये था, एफ डिवाइडेड बाय क्यू, ये वाला फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को हम यूं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चार्ज हमारे पास मौजूद है, बस हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इस फॉर्मूले के जरिए आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। ये जो चार्ज और ये जो चार्ज स्फीयर है और ये जो प्लेन चार्ज शीट है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैलकुलेट करनी है। जब ये आ जाएगी तो आप इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर जब इंटेंसिटी मिल जाएगी तो इस फॉर्मूले से आप चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका बनता है। ठीक है जी। और फोर्स के लिए हमने जो एक पुराना न्यूमेरिकल, जिसका मैंने न्यूमेरिकल के शुरू में जिक्र भी किया था, वो वाला तरीका अपनाएंगे जी, कि हम अपने चार्ज स्फीयर पर देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स जो है मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें जो है वो ये फोर्स कैलकुलेट करनी है कि चार्ज शीट और चार्ज स्फीयर के दरमियान जो है वो कितनी फोर्स है। तो अब उसके लिए हम अगर उसी ट्राइंगल, उस डायग्राम में हमें एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है, तो उस ट्राइंगल को रीड्रॉ करें। अगर यहाँ पर ट्राइंगल ही की शक्ल में उसको रीड्रॉ करें अगर हम, तो मैं ये करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है जी ट्राइंगल। ठीक है जी। ठीक है जी, ये ट्राइंगल ठीक है ना, नजर आ रहा है ना आपको। ये ट्राइंगल हमने ले लिया, इसके पॉइंट्स के नाम आप चाहें तो रख दें। ये हमारे पास ट्राइंगल है जी, और ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास वो स्फेयर है। ये हमारे पास क्या है, स्फेयर। मैंने दोबारा डायग्राम बना ली, इसको आप कह लेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज शीट है, ये पॉजिटिव चार्ज शीट है। मैं ऊपर वाली डायग्राम को खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बना दी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें पता है जी कि अब पहले फोर्सेस चेक करते हैं इस स्फेयर पे कौन कौन सी है। एक तो नीचे की तरफ ऐसे होगी, इसको हम कहते हैं वेट, और धागे पे हमारी ऐसी डायगोनल सी टेंशन अप्लाई हो रही होगी। ये दो फोर्सेस हैं। अब ये तो नजर आ रहा है एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहा है। सो अब आप टेंशन को रिजॉल्व करें। टेंशन को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको टेंशन का ये मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। टेंशन को जब आप उसको तोड़ के उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे तो ये आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं टी साइन थीटा, और ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा। जबकि इनके दरमियान चार्ज स्पेयर और चार्ज शीट के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक की कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव, तो वो ऐसे होगी जी। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार फोर्सेस हैं, दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल। टेंशन को तो हमने चूंकि रिजॉल्व कर दिया, लिहाजा वो खत्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा लग रहा है वो ये वाला है, ये वाला थीटा। तो हमने देखा जी हमारे पास जो चार्ज स्फेयर है इस पे तीन फोर्सेस हैं शुरू में। एक वेट, ठीक है जी, एक ये वाली वेट, एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाली फोर्स, और तीसरी टेंशन। तो हमने क्या किया, टेंशन को रिजॉल्व किया, दो हमारे पास फोर्सेस आ गई मजीद, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। अब हमें नजर आ रहा है कि टी साइन थीटा डब्ल्यू को बैलेंस कर रही है, टी कॉस थीटा जो है वो फ्रिक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बैलेंस हो रही है किससे, टी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो रही है टी कॉस थीटा से, और वेट हमारा बैलेंस हो रहा है किससे, टी साइन थीटा से। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं जी। पहले हम वेट वाली लेंगे जी, डिवाइड कर हमने बोथ इक्वेशन को, तो ये हो गया W इक्वल्स टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। ये वाला प्रोसीजर आपको पीछे एक न्यूमेरिकल में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो ये बस वही रिपीट हो रहे हैं स्टेप्स। टेंशन से टेंशन कट गई। अब क्या बचा हमारे पास, W अपॉन एफ, और ये जो साइन अपॉन कॉस होता है ये कहलाता है टेन थीटा। अब हम जो है वो सबसे पहले टेन थीटा निकाल लेते हैं जी। W डिवाइडेड बाय एफ इक्वल्स टू टेन, और थीटा हमारे पास कितना है जी, 60। नीचे वाला एंगल लेंगे, 60 है हमारे पास 10। अब 10 60 निकालते हैं सबसे पहले। 10 60 होता है जी 1.73। तो W अपॉन एफ इक्वल्स टू 1.73। अब फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को बना लें, रीअरेंज करें, तो F इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय 1.73। ठीक है जी, ये F डिवाइड हो रहा था, इधर आया 1 पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई, फिर ये नंबर इधर आकर डिवाइड। अब वेट डालें जी, वेट हमारे पास सवाल में कितना दिया हुआ है, कहाँ है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.73। अब आप 5 को ये 1.73 से डिवाइड करें और 10 की पावर -3 एज इट इज लिख दें। तो 5 डिवाइड किया हमने 1.73 से, ये आता है 2.89। क्या आता है, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये हमने फोर्स निकाल ली, फोर्स आ गई। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फोर्स जब आप निकाल लो तो फिर आप उससे इंटेंसिटी निकालें। अब हम इंटेंसिटी निकालते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है जी, E इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। वैल्यूज डालें जी। एफ आपके पास कितना आया, 2.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइड करेंगे जी। हम नीचे चार्ज डालते हैं, चार्ज हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ जी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। यहाँ हम लिखते हैं जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ठीक है जी। अब 2.89 को पहले 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 2.89 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाता है 0.48। 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखेंगे, 10 की पावर ऊपर है -3, नीचे का -8 ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बची थी, 8 में से 3 निकाले 5, ये हो गई। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम। ये इंटेंसिटी भी आ गई, फोर्स निकाला, फोर्स पे आपने इंटेंसिटी निकाल ली। अब आप इंटेंसिटी की मदद से चार्ज डेंसिटी मालूम कर सकते हो। अब हम मालूम करने जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे जी, चार्ज डेंसिटी बराबर होती है इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वही वाला फॉर्मूला है जी, कौन सा, E इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ की सेकंड जो केस था, सेकंड जो एप्लीकेशन थी, उसमें हमने ये ड्राइव किया था। तो इससे हमने ये बना दिया थी चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। वैल्यूज डालें, इंटेंसिटी हो गई 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ई, ये एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। सबसे पहले ये जो डेसिमल वैल्यूज हैं इनको आप सॉल्व करें। 0.48 मल्टीप्लाई करें आप इसको 2 से, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें 8.85 से।
तो ये हो जाएगा 8.49, यानी 8.5 कह लें। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देखें जी, एक तरफ 5, दूसरी तरफ ये माइनस का 12। ठीक है जी, अब इसको आखिर में बस सॉल्व कर लें, खत्म, चार्ज डेंसिटी आ गई आपके पास। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 12 में से आप 5 निकाल दें, 7 बचेंगे लेकिन माइनस के। ये आपके पास चार्ज डेंसिटी हो गई जी। ठीक है जी, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कूलम पर मीटर। ये आपके पास आ गया जी चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, तो ये सवाल था तकरीबन, है तो वही विष्णु विशी जैसा जो हमने पहले भी किया था। जो हमने फोर्स कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल वही फोर्स निकाली जैसे हमने पहले किया था। ठीक है जी, बस फर्क ये है कि यहाँ पर पिछले में हमें जो है वो शायद चार्ज मालूम करना था, यहाँ हमें जो है वो चार्ज डेंसिटी मालूम करनी थी। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या आ गई, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। कॉलम पर मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर नहीं लिखा था, कॉलम पर मीटर स्क्वायर होता है ना। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। 7वें के बाद अब हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको पढ़ता हूँ जी मैं। और इसका ये तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, इसका हाथ क्या डेटा बनाएंगे, इसमें हमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, बगैर डायग्राम के ये सवाल हो जाएगा हमारे से। कहते हैं देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। ये वोल्ट जो है आपको पता होना चाहिए, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, वी से इसको आप डिनोट करते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहा जा रहा है जी 150 वोल्ट है बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ अ पावर लाइन। एक पावर लाइन के दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 150। ठीक है जी, यहाँ एक कंडक्टर लगा लो, एक ये कंडक्टर लगा लो, ए और बी। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है जी आपके पास, 150 वोल्ट, टू कंडक्टर्स ऑफ अ पावर लाइन। अ चार्ज ऑफ 600 कॉलम इज कैरिड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर। अब एक चार्ज है जी आपके पास कितना, 600 कॉलम का, वो आप एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर लेके जाते हैं। अ चार्ज ऑफ 600 कॉलम इज कैरिड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर, व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड। वर्क आपको बताना है। इफ टाइम इज 1.25, अगर टाइम आपको दिया जा रहा है 1.25, तो आपको बताना है पावर भी कितनी होगी। ये है जी, बड़ा इजी सा सवाल है। आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 150 वोल्ट है। आपसे कहा जाता है कि एक चार्ज लो 600 कॉलम का और उसको कैरी करो, लेके जाओ एक कंडक्टर से दूसरे। तो अब इसमें आपको कितना काम करना पड़ेगा, और अगर इस काम के अंदर आपका टाइम 1.25 सेकंड लगता है तो पावर कितनी होगी। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है जी। सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं और उसके बाद फिर तो इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, लिहाजा मैं डायग्राम को हटा ही देता हूँ। ठीक है जी, चलें। सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है जी, ये रहा 150 वोल्ट, इसको हम लिखेंगे वी सिंबल से। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 150 वोल्ट। उसके बाद जी हमारे पास चार्ज का मिकदार है जी, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो चार्ज हमारे पास कितना है, 600 कोलम। जबकि ये हमारे पास जो है वो टाइम हो गया जी, टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, टी हमारे पास हो गया 1.25 सेकेंड। दो चीजें हमें बतानी है जी, एक वर्क और एक पावर। तो वर्क मतलब डब्ल्यू बताना है हमें, और पावर मतलब पी बतानी है हमें। ठीक है जी, ये सवाल हो गया जी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का असल फॉर्मूला तो याद होगा जी। पोटेंशियल डिफरेंस का असल फॉर्मूला जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसमें उसके साथ वर्क आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए। इसमें वैल्यूज डालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 150 है, इक्वल्स टू वर्क हमें मालूम करना है, चार्ज हमारे पास है 600। अब ये चार्ज को उस तरफ लेके जाए तो वर्क इज इक्वल्स टू 150, ये डिवाइड हो रहा है 600, 150 के बाद गया मल्टीप्लाई हो गया। और अब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, आपको चार्ज वो वर्क पता चल जाएगा। मैं करता हूँ जी।
150 मल्टीप्लाई बाय 600, ये हो जाता है 90,000। कितना हो गया? 90,000। वर्क का यूनिट होता है जूल। ये आपने वर्क निकाल लिया, बहुत आसान था। अब पावर निकालना है जी। आपने फर्स्ट ईयर में और बेसिक्स क्लास में पावर का वर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। पावर इक्वल होती है जी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के। वर्क आपके पास मौजूद है, टाइम आपके पास मौजूद है, इस फॉर्मूले से आप पावर कैलकुलेट कर लें। वर्क आपके पास हो गया 90,000, डिवाइड करें जी आपके पास टाइम कितना है जी 1.25। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, पावर आपके पास आ जाएगी। इसको हमने डिवाइड किया 1.25 से, तो ये हो जाता है 72,000। 72,000 ये आपके पावर हो गई, इसका यूनिट होता है वॉट। तो ये एक आंसर हो गया ये, और एक आंसर हो गया ये। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं जी, अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 100 मिलीमीटर एंड हैज अ चार्ज ऑफ 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 कॉलम। एक आपके पास मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस 100 मिलीमीटर है और उस पर चार्ज कितना है 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। तो ये हमने मेटल स्फीयर स्फीयर ले लिया जी, मेटेलिक स्फीयर गोल की शक्ल में। ठीक है जी, ये हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है। इसका जो रेडियस है वो ये होता है आर, ये रेडियस कहलाता है। आर से इसको डिनोट करते हैं। जबकि इसमें जो चार्ज है वो भी आपको दिया हुआ है, क्यू मतलब चार्ज। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। ये जो इसकी सरफेस है, ये जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी वही वी। वी आपको बताना है सरफेस पे कितना होगा। ठीक है जी, पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। चले डेटा बनाते हैं। आपसे क्या कह रहे हैं, एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है जी आर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर, और चार्ज कितना है जी इस मेटेलिक स्फीयर पे 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 कूलम। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का मतलब वही हो जाता है जी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि वी आपको कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट इसको हम फिर लेटर देखते हैं, पहले जरा इस पार्ट को देखते हैं। तो एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस है 100 मिलीमीटर, जिसको कन्वर्ट करते हैं जी जरा। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है जी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, अगर आप इसको वैसे चाहें 0.1, चले मैं वही लिख देता हूँ, 0.1 लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 1000 से डिवाइड करें तो 0.1 हो जाएगा, तो हम 0.1 ही लिख लेते हैं, 0.1 मीटर। तो रेडियस क्यू और दो चीजें हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान हमारे पास एक फॉर्मूला था यार। आपको एक फॉर्मूला याद होगा जी, V इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R। जब हमने ड्राइव भी किया हुआ है, ये फॉर्मूला है जी हमारे पास, आप समझ लें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था, बट डेल्टा लग रहा था। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, अगर आप डेल्टा ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला डालते हैं, सॉरी मैंने तो उल्टा लिख दिया फॉर्मूला। E इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है ना, E इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, मैंने उल्टा लिख दिया था। अब आर डिवाइड हो रहा है, ई के पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू ई आर। ठीक है जी, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला डालें इसमें। इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला हम डालेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद होगा हमने ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया हुआ है जी, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला डालेंगे क्योंकि हमें चार्ज पे ही रखना है सवाल। तो हम ये ई की जगह हम डाल देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक आर पहले से मौजूद है। अब ये आर इस पावर से कट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर।
अब वैल्यूज आपको पता है जी, के की वैल्यू होती है, के कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ठीक है जी। के की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹, जबकि चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 4.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। 4.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, जबकि रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 0.1। अब ये +9 - 9 ये तो खत्म हो जाएगा जी, कट जाएगा यहाँ से, है ना। जैसे +9 - 9 होता है, पावर देख लो आप, कट गया। तो बस इन तीन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो आप। तब हम ये मैं करता हूँ जी, 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 4.25 से, और फिर डिवाइड किया 0.1 से, तो ये आ गया 382.5। 382.5 ये आपके पास आ गया जी मेटेलिक सरफेस, जो मेटेलिक जो रेडियस स्फेयर है उसकी रेडियस पे, उसकी सरफेस का पोटेंशियल। ठीक है, ये यहाँ का आंसर हो गया। तो ये सवाल यहीं पर रोकते हैं जी, उसके बाद इस पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ तक किया है जी कि हमारे पास जो है वो एक स्फेयर था, उसका रेडियस था, उस पर जो चार्ज है वो हमें बताया बता, और हमसे पूछा गया कि उसकी सरफेस पर क्या जो है उसका पोटेंशियल होगा। अब अगले अगले हिस्से में है क्या जी, आपको एक दूर पॉइंट दिया जा रहा है 150 मिलीमीटर दूर, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर एक चार्ज आप रख रहे हो जी, उसको आप क्यू नॉट कह लोगे। अब आपको बताना है जी कि इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस हिस्से को, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है जी, 2-3 मिनट नजर आ रहा है मुझे।